खुद की खुद से पहचान लिखूंगा, फिजिक्स के रास्तों पर चलकर अपनी दास्तान लिखूंगा, अकेला चलूंगा और कारवां लिखूंगा, पैर जमी पर होंगे और सपनों में आसमान लिखूंगा। वेलकम बैक टू माय ऑल फ्रेंड्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दिस इज योर क्यूट सा चैनल विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस, वेयर यू कैन फील एंड रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इन डिफरेंट वेज। अवर टुडेज टॉपिक इज, सर बहुत ही इंग्लिश बोल लिए, ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम इसके स्टेटमेंट की बात करें, इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें या इसकी व्याख्या की बात करें, आज हम कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर करा देंगे। कॉन्सेप्ट को आपको हम इतने बेहतर तरीके से क्लियर कराएंगे कि आप देखेंगे कि चाहे आपका कोई भी किरचॉफ के द्वितीय नियम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहा है, वो भी आप आसानी से हंसते हंसते मिनटों में क्या सेकंडों में उड़ा देंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम इसके कथन की बात करते हैं। सबसे पहले कथन की शुरुआत करेंगे, कथन को हम लोग लिख लेते हैं, फिर आप देखेंगे कथन को याद करने के लिए 2 सेकंड में आप कैसे याद कर सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। सबसे पहले एक बात और बता देते हैं, यदि आप लोगों ने किरचॉफ के नियम का, प्रथम नियम का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसको जा करके अच्छे से देख लें, क्योंकि प्रथम नियम आपके समझ में आएगा तभी आपके द्वितीय नियम भी समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं किरचॉफ जी के विषय में। तो किसी जटिल विद्युत परिपथ, जटिल का मतलब जहां पर कई धाराएं आ रही हैं और कई धाराएं जा रही हैं, तो किसी जटिल विद्युत परिपथ की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 में 2 नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो किरचॉफ के नियम से हमें धारा का वितरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है, धारा का वितरण प्राप्त होता है। कितने सन में किया था, तो आप कहेंगे सर 1842 में, 1842 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए आप लोग प्रथम नियम को कंप्लीट कर लें। अब हम लोग आते हैं द्वितीय नियम के कथन में। तो देखिए, किसी बंद विद्युत परिपथ, किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड में, प्रत्येक खंड में बहने वाली समस्त विद्युत धाराओं, समस्त विद्युत धाराओं एवं उनके, एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगाए गए, परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों, विद्युत लिखा हुआ है बच्चों, विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का स्टेटमेंट कंप्लीटली लिखा जा चुका है। ओहो सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके गणितीय फॉर्म को देख लेते हैं, गणितीय रूप। इसके बाद आपको एग्जाम में भी ज्यों का त्यों लिखना है, ताकि आपको 5 में 5 भी मिल जाए।
तो देखिए गणितीय रूप की बात करेंगे तो गणितीय रूप किरचॉफ के द्वितीय नियम का क्या है, तो आप कहेंगे सर सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके लिए सत्य है, तो आप कहेंगे सर किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल बंद विद्युत परिपथों के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है? केवल बंद विद्युत परिपथों के लिए सत्य है। एक बात और ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का के जो नियम होते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होते हैं। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि जितनी उसकी प्रारंभिक ऊर्जा उतनी ही अंतिम ऊर्जा, ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है कहानी? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। देखिए सिग्मा ऑफ आई आर, यहाँ आई आर का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड में बहने वाली समस्त विद्युत धाराएं, प्रत्येक खंड से मतलब है जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और ये इरेज करते हैं सेल की, सपोज करिए ये प्लस प्लेट है माइनस प्लेट है। मान लीजिए कि इससे प्लस प्लेट से धारा निकल रही है, इस सेल का नाम E1 है और इस सेल से जो धारा निकल रही है आप कहेंगे सर I1 है। सपोज करिए इसका आंतरिक प्रतिरोध भी ले लेते हैं R1 है। ऐसे ही इसके समांतर क्रम में एक सेल और लगा लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका R2 है और आपका ये E2 है। कहानी क्लियर है? प्लस प्लेट माइनस के विपरीत दिशा से धारा का प्रवाह होगा I2। अब देखिए अभी आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाएगा, जनरली समझिए। देखिए नियम क्या लिखा, किसी बंद विद्युत परिपथ की मतलब ये परिपथ जो होगा वो आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बंद होगा। इसको आपको अभी बनाना नहीं, हम लोग समझने के लिए देख रहे हैं। नियम को कैसे याद रखना, तो किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड का मतलब जैसे यहाँ पर I1 धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है, तो प्रत्येक खंड में बहने वाली समस्त विद्युत धाराओं, समस्त का मतलब I1 I2 I3 I4 I5 जितनी भी धाराएं उस परिपथ में बह रही हैं, तो समस्त विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल मतलब क्या I1 R1 की बात हो रही है, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और साथ में I2 R2 की बात हो रही है। मान लीजिए तीसरी भी धारा बह रही होती, इसमें एक और सेल लगा होता, तो आप कहेंगे I3R3, और परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के सेलों के विद्युत वाहक बलों को यदि आप E1 E2 ही मान लें तो E1 प्लस E2 प्लस E3 के इक्वल होगा। और इसी में अब क्योंकि आप यदि इसको सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा आई आर। सिग्मा आई आर का जहाँ मीन्स है I1 R1 प्लस I2 R3 प्लस I3 R3 एज सो ऑन IN RN n टर्म्स तक ले सकते हैं। जितने आप परिपथ लेंगे, जितने आप सेल लेंगे, उतनी ही धाराएं और उनके प्रतिरोधों का गुणनफल आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है कहानी? और इधर ऐसे ही उन सेलों के विद्युत वाहक बलों को भी आप सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नियम आप इतने से ही याद रख सकते हैं। सिग्मा आई आर, देखिए किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड में, दिमाग में रखना है आई आर का मतलब है I1 I2 I3 और R1 R2 R3 का प्रोडक्ट, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड में बहने वाली समस्त विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग, बीजीय योग का मतलब है चिन्ह सहित योग या कुल योग, यहाँ आप समझ सकते हैं उस परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के, देखिए कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। कहानी क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई से ही आपको याद रखना है कि किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड में बहने वाली समस्त विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। दैट मीन्स सिग्मा ऑफ आई आर इक्वल टू सिग्मा ई।
अब बढ़ते हैं हम लोग इसकी व्याख्या की ओर। तो सबसे पहले आप लोग नियम को, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि टेक्निकल युग है, इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। अब बात करते हैं हम इसकी व्याख्या की। व्याख्या कैसे करें? कुछ बच्चे बोलते हैं सर व्याख्या में कहाँ से धाराएं आएंगी और कहाँ की ओर जाएंगी, थोड़ा सा डाउट होता है। तो चलिए डाउट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आपको गणितीय रूप का कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, दैट मीन्स धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग लेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या लेंगे? तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग लेंगे। कहानी क्लियर है? जी सर, आगे बढ़िए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? आप कहेंगे सर एक्सप्लेनेशन या इसकी व्याख्या। अब देखिए इसकी व्याख्या आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। मिट जा सिम सिम, और ये देखिए क्लीन हो गया। आते हैं व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? देखिए व्याख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बंद विद्युत परिपथ बनाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बंद विद्युत परिपथ की माया को। सपोज करिए ये आपका यहाँ पर एक सेल लगा है, सेल की प्लस प्लेट, माइनस प्लेट। माइनस प्लेट को आपको थोड़ा सा छोटा बनाना है, प्लस माइनस। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है तो आप कहेंगे, इसका नाम लेंगे E1, और आंतरिक प्रतिरोध क्या देंगे? आप कहेंगे सर R1। और एक दूसरा सेल भी लेते हैं, इसके समांतर क्रम में लगाएंगे E2, और इसका आंतरिक प्रतिरोध हम लोग ले लेते हैं तो आप कहेंगे सर R2। कितना ले लेंगे? R2। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ आप ला करके एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे बाह्य परिपथ में। परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? कैपिटल R। और इसको आप क्या कर देंगे? बंद। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। अब देखिए ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D, ये आपका E, और ये आपका F। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। आप इस सेल का नाम क्या देंगे? तो आप कहेंगे E2, और इससे प्रवाहित होने वाली धारा को हम क्या लिख सकते हैं? I2। तो E1 के लिए I1। अब देखिए सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को हम लोग समझ लेते हैं। चित्र का एक क्यूट सा नाम दे देंगे, क्या दे सकते हैं? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, या शॉर्ट में आप बोल सकते हैं हेडिंग। हेडिंग का मीन्स क्या है? तो आप कहेंगे सर किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम का ये चित्र बनाया जा चुका है, अभी इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा इसमें कमी है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ताकि आपको फिगर कैसे बनाना है ये भी क्लियर हो जाए। माना E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल लेना है, E1 E2, और उनके विद्युत वाहक बल भी आपको E1 E2 लेना है। सेल का नाम भी E1 E2, विद्युत वाहक बलों का नाम भी E1 E2। क्लियर है कहानी? जी सर। फिर इसके बाद आपको इनसे प्रवाहित धाराएं लेना है I1 I2, और इनका आंतरिक प्रतिरोध लेना है R1 R2। और देखिए ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे सर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और ये जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, प्रभावी प्रतिरोध है, परिपथ का क्या है? प्रभावी प्रतिरोध है।
अब देखिए, तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। माना E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 परस्पर किस क्रम में जुड़े हैं, तो आप कहेंगे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 है। माना इन सेलों से, या आप ये भी लिख सकते हैं कि माना E1 व E2 से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2। फिर देखिए, माना परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है, तथा इससे होकर प्रवाहित धारा कितनी है। आप देखिए, यहाँ से E1 से I1 धारा निकल करके ए से बी इस डायरेक्शन में आ रही है, E2 वाले से I2 धारा निकल के आ रही है। तो सोचिए कि यहाँ से आ करके ये जो धारा होगी कंप्लीटली वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर I1 प्लस I2 दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी, क्योंकि धाराओं की दिशाएं सेम है। एक बात आपको और ध्यान में रखना होगा, ये I1 प्लस I2 इंटू आर नहीं है, इसका प्रभावी प्रतिरोध अलग से है, ध्यान रखिएगा। तो एक बात जो मोस्टली ध्यान में रखना है, तो यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धारा के मान को धनात्मक लिया जाता है, और जब हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं तो धारा के मान को ऋणात्मक लिया जाता है। यही की पॉइंट है इसका। देखिए, एक बार भाषा को हम लोग इस चित्र की फिर से समझेंगे कि माना E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1 व E2 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 है। माना परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध कैपिटल R है, तथा इससे होकर प्रवाहित धारा कितनी है, I1 प्लस I2 है। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही क्यूट तरीके से लिख लेते हैं। तो माना E1 व E2 E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले विद्युत वाहक बल वाले दो सेल जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्या क्या दिख रहे हैं आपको, आंतरिक प्रतिरोध, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः स्मॉल r1 व स्मॉल r2 परस्पर किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे। माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं, माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः क्या क्या हैं, माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं, I1 व I2 हैं, फुल स्टॉप। माना परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी यानी कुल लगभग, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध क्या लिया गया है, प्रभावी प्रतिरोध कैपिटल R है, तथा इससे होकर प्रवाहित धारा, इससे होकर प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 है। देखिए, इस तरह से आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, इसकी व्याख्या की लैंग्वेज को। कहानी क्लियर है, आप कहेंगे जी सर। कि माना E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 परस्पर किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं। माना परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध कैपिटल R है, तथा इससे होकर प्रवाहित धारा कितनी है, I1 प्लस I2 है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम का उपयोग करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ के प्रथम नियम से कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रथम तो अभी दिमाग में नहीं है, बहुत ज्यादा
कठिन बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा किरचॉफ के प्रथम नियम से आप हमें बताइए क्या हम लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2, जहां I जो है वो कुल धारा है, I आपकी क्या है, कुल धारा है। तो I बराबर आप ले सकते हैं, कुल धारा मान ली गई है I बराबर I1 प्लस I2, तो दोनों धाराएं ऐड हो जाएंगी। हालांकि इस इक्वेशन का कोई भी रोल नहीं है, हमें किरचॉफ के प्रथम नियम से लिख लेंगे, क्योंकि आगे के जो मेन दो नियम है वो किरचॉफ के द्वितीय नियम पर, मेन दो इक्वेशन है या मेन दो समीकरण है वो किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे ए बी ई एफ में। किसमें चलेंगे, बंद परिपथ ए बी एफ में, ई एफ में। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। बंद परिपथ कभी भी ए बी ई एफ नहीं होगा। देखिए क्लोज कब होगा, जब आप ए से बी आएंगे, बी से ई जाएंगे, ई से एफ जाएंगे और एफ से ए आएंगे। तो क्या लिखना है, बंद परिपथ ए बी ई एफ, ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से किसमें चलेंगे। अब बंद परिपथ ए बी ई एफ, ए में किससे चलेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किससे चलेंगे आप लोग, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखिए बंद परिपथ ए बी ई एफ में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखिए मेन लॉजिक जो आपको ध्यान रखनी है कि यदि हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे तो सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई को भी मन में आपको याद रखना है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेलों का विद्युत वाहक बल। तो देखिए सपोज करिए हम ए से बी आ रहे हैं, आप देखिए धारा I1 भी निकल करके ए से बी डायरेक्शन में ही आएगी। ए से बी हमें चलना है, ए बी ई एफ ए से बी जाएंगे, बी से ई, फिर एफ ए। तो हम ए से बी आ रहे हैं, धारा भी निकल करके I1 ए से बी में आ रही है, मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक। धन शुरू में लिखेंगे नहीं, I1 R1। क्लियर है कहानी। देखिए अब हम बी से ई जाएंगे, ए बी ई, तो ए बी ई, तो बी से ई जा रहे हैं, बट आप देखिए अच्छे से I2 धारा जो है वो निकल करके उल्टी दिशा में आ रही है। अब उल्टी दिशा में आ रही है, हमें बी जाना है, धारा ई बी डायरेक्शन में आ रही है, तो धारा गुणे प्रतिरोध किसमें लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर धारा की विपरीत दिशा में I2 R2। क्लियर है कहानी जी सर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, E1 माइनस E2 हो जाएगा। ध्यान में रखना है, इसे समीकरण 2 देंगे। कैसे हुआ, देखिए यहाँ आपकी धारा गुणे प्रतिरोध प्लस में, तो इसमें विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल भी पॉजिटिव, और ये माइनस में, तो सेल का विद्युत वाहक बल भी निगेटिव। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर से। अब पुनः चलेंगे, बंद परिपथ दूसरा वाला लेंगे। बंद परिपथ किस वाले में चलेंगे, देखिए बी सी डी ई बी में। किसमें चलेंगे, बी सी डी ई बी में। कैसे चलेंगे, तो आप कहेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखिएगा कैसे क्लियर करते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से कैसे इसको आप लोग कर लेंगे। देखिए बी से सी में आ रहे हैं, सी से डी जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए धारा गुणे प्रतिरोध, सबसे पहले I2 धारा आपकी निकल करके बी से सी आएगी। एक बात और ध्यान में रखना है, जब हम बी सी डी ई बी परिपथ की बात करेंगे तो आपको ये मान के चलना है कि ऊपर वाला सर्किट या एएफ वाली लाइन में जो कुछ भी है वो है ही नहीं। आपको केवल बी सी डी ई बी की ही कहानी देखनी है। तो देखिए बी से सी आएंगे, I2 धारा निकल करके आपकी बी टू सी डायरेक्शन में आएगी, मतलब I2 R2 आपका क्या होगा, धनात्मक धारा गुणे प्रतिरोध प्लस।
अब देखिए हम सी से डी जाएंगे, प्लस कैसे होगा, पहले से ही नहीं लगाना है क्योंकि हम सी से डी जा रहे हैं और धारा भी जो है I1 प्लस I2 जो है वो आपकी सी से डी ही तो जा रही है। अब क्योंकि वो भी सी से डी जा रही है और हम धारा की दिशा में चल भी रहे हैं सी टू डी डायरेक्शन में, तो इसे धारा और इसका ये बड़ा वाला प्रतिरोध पॉजिटिव। तो धारा कितनी है, I1 प्लस I2 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि I1 प्लस I2 कंप्लीट धारा है और इनटू का आपका होगा R और इक्वल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर आप देखिए चुप्पे से इस पूरे सर्किट में केवल एक ही तो सेलर लगा है तो ओनली E2 होगा। कितना होगा, आप कहेंगे सर ओनली E2। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 की सहायता से I1 व I2 के मान क्या किए जा सकते हैं, डिटरमाइन किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पर भी अच्छे से देखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 की सहायता से I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक विचार आया होगा सर इन इक्वेशनों में तो कहीं न कहीं E1 E2 भी हैं, इनके मान क्यों नहीं ज्ञात करते हैं। आपको मान ज्ञात भी नहीं करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि जो मैथ वाले बच्चे हैं जब आपको वैल्यूज इनकी मिल जाएंगी तो आसानी से इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूट मेथड से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो समीकरण 1, 2 व 3 की सहायता से I1 व I2 के ही मान क्यों ज्ञात किए जा रहे हैं, E1 E2 के क्यों नहीं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम या चाहे आपका प्रथम नियम हो, हम केवल इसमें धारा का वितरण ज्ञात करते हैं। किरचॉफ जी ने क्या बताया, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम, इसीलिए आपको यहाँ क्या लिखना है, I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। E1 और E2 को क्या कर देना है, बाई काट करना है, R1 और R2 को भी खत्म। इस तरह से किरचॉफ के द्वितीय नियम को हमने आपके जीवन से खत्म कर दिया है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो पहले जाकर के हमारी वीडियो में किरचॉफ के प्रथम नियम को भी अच्छे से देख लें और द्वितीय नियम को एक बार और देख लें। यदि आप इसको रिवीजन में ला लेते हैं, मतलब इसको एक बार रिपीटेड वे में देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की सेवाएं यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को फैलाते रहें, बिल्कुल आग की तरह फैला दें। धन्यवाद।